देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, इलेक्शन जैसे तैसे गुजर गए, नई हुकूमत भी कयाम में आ गई, काबीना तश्कील दे दी गई, मगर सवाल वही है, मईशत का क्या होगा, महंगाई कब कम होगी। आज भी हमारे कदमों तले जमीन थरथरा रही है। मईशत, सियासत, जमहूरियत किसी की बेकरारी को करार नहीं आ रहा। लाख हाथ पांव मारने के बावजूद मामूलात में नहीं ढल रहे हैं। महज कुछ माह के अंदर हुकूमत की नाकामी नारे भी बुलंद होना शुरू हो गए हैं। आज उमर अयूब ने हुकूमत को नाकाम करार दिया और घर जाने का मुतालबा किया। क्या कहा, ये आपको सुनवाते। पर यहाँ पे या माहौल, ये मौजूदा हुकूमत, ये कठपुतली हुकूमत, कठपुतला जो पपेट प्राइम मिनिस्टर, कल मैंने बात भी की थी नेशनल असेंबली के मीडिया टॉक में भी, कि ये एक पपेट प्राइम मिनिस्टर है और लिहाजा ये हुकूमत या डिलीवर नहीं कर पा रही तो रिजाइन करके घर जाए, ये इनके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी जानिब मौजूदा हुक्मरानों का सबसे बड़ा हरीफ जेल में है। ऑपोजिशन नाह के बराबर है। फिर भी बड़ी बड़ी पार्टियों के इत्तेहाद से बनाई गई हुकूमत अगर डिलीवर ना कर पाई तो क्या होगा। सवाल यह है, मुसलसल कहा जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत होती तो ही हम बेहतरी ला सकते थे। हुकूमती हल्के बताएं कि अगर अक्सरियत नहीं है तो क्या अवाम अगले 5 साल बेहतरी की उम्मीद ना समझे। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में नाकामियों का मलबा नून लीग पर डाल चुकी है। क्या मौजूदा हुकूमत अगर नाकाम हो जाती है तो पीपल्स पार्टी अपना हाथ निकालेगी। सवाल ये भी है। रास्ते तो अभी से बनाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखेल ने एक निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे पास नून लीग से इत्तेहाद करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताओ कि अगर हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते तो क्या हुकूमत काबीना वज़ीर आज़म बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। वो कि हमारे पास रास्ता भी कोई नहीं था, क्योंकि पीटीआई हुकूमत बनाना नहीं चाह रही थी। हम खुद इस काबिल नहीं थे कि बना ले सिंगल पार्टी, तो इस वजह से हमने नून लीग को सपोर्ट की है। तो ये कहना कि हुकूमत में शामिल होंगे, सवाल ये कि मौजूदा हुकूमत अगर नाकाम हो जाती है तो क्या पीपल्स पार्टी पर हुकूमती फैसलों से अपनी जान छुड़ा लेगी। अगर ऐसा होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा, जिम्मेदार कौन होगा, कौन नाकामी कबूल करेगा। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ दिन ब दिन उलझन का शिकार होने लगी है। बानी पीटीआई के जेल में होने के बाद पार्टी पर भयानक असरात पड़ने लगे हैं। मरकजी क़यादत की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कई दिनों से जारी है और पार्टी के अंदर मुस्तकबिल की हुकूमती अमली के हवाले से भी कोई ठोस राय नहीं पाई जाती। इस माहौल में माजी में बानी पीटीआई के साथ रहने वाले सियासतदान भी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और वफाकी वजीर अली जैदी फट पड़े। क्या कहा, ये सुनवाते। तो ये कोर कमेटी के मेंबर्स झूठ बोल बोल के जो हमारी माँ बहनों को गालियां दिलवाते हैं। हाँ, मेरी छोटी बेटी स्कूल से आके, बाबा व्हाट आर दे सेइंग अबाउट अस, ये कोई हमारे लिए आसान है? झूठ बोलते हैं खाली अपने नंबर बनाने के लिए, इंटरनल पार्टी की डिफरेंसेस निकाल के और अपने आप को बढ़ाने के लिए, और इतनी बकवास। ये बात करनी है मैं करूंगा। देखिए, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं काशिफ, गटर का कीड़ा नहीं हूं। ओके। सवाल ये भी है कि अगर इस तरह माजी के मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानबाजी करते रहे तो पार्टी को किस हद तक नुकसान पहुंचेगा। इस वक्त जब हुकूमती पॉलिसियों को निशाना बनाना चाहिए, वहां पीटीआई अपने मुसलसल अपने ही मसाइल में धंस चुकी है। अगर बानी पीटीआई की रिहाई में मजीद देरी होती है तो पार्टी की मकबूलियत का जो ग्राफ है वो किस हद तक डैमेज हो सकता है। शेर अफजल मरवत ने तो 20 दिन में बानी पीटीआई की रिहाई की उम्मीद जाहिर कर दी है। क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। कानून है, कोई इंसाफ है तो फिर खान साहब को हर हालत में 20 अयाम के अंदर बाहर आना चाहिए। आज फिर तारीख हो गई है। देखिए, सजा देने में आपने 1.5 हफ्ता लगाया और अपील दायर हुई भी 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं।
सवाल ये भी है कि तहरीक इंसाफ नजरियाती पार्टी की बजाय क्या शख्सी पार्टी रह गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद है जी, सबसे पहले जमाल शाह काकड़ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असेंबली है। जुल्फिकार अली बदर साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। जुनेद अकबर खान साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ से। आप तीनों मौजूद मेहमानों को शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले जमाल शाह काकड़ साहब, आप ही की तरफ आऊंगी। जमाल शाह काकड़ साहब, आज 4 रुपए से जायद पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है। हमने ये देखा कि 1 अप्रैल के बाद भी जो है वो प्राइस बढ़े 10 रुपए कम गालिबन, और आज भी अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 रुपए बढ़े हैं। मईशत के समरात, अच्छे फैसलों के समरात आम आदमी तक कब पहुंचेंगे? 16 महीने पहले भी यही कहा गया कि जी एक ज्वाइंट हुकूमत है इसलिए मुश्किल फैसले करने पड़े। क्या अभी भी मुश्किल फैसले इसलिए करने पड़ रहे हैं कि एक 2/3 अक्सरियत हुकूमत नहीं है? बहुत मेहरबानी मैडम। आपने बहुत बेहतरीन और वो तजिए पेश किया पाकिस्तान के हवाले से, आवाम के हवाले से, मईशत के हवाले से। पिछले जब 16 महीने की हुकूमत थी उसने भी बहुत बड़ा काम करके दिखाया, क्योंकि उस वक्त बात हो रही थी डिफॉल्ट की, श्रीलंका बनने की बात हो रही थी, लेकिन अल्लाह ने वो डिफॉल्ट लफ्ज भी अब हर पाकिस्तानी की जबान से में नहीं है और वो श्रीलंका भी हम भूल गए। तो 16 महीने में बेशक सियासत तो कुर्बान की, लेकिन पाकिस्तान को और मुल्क को बचा दिया। अब इस वक्त जो सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून MQM, अब वो उन्होंने ये बेड़ा उठाया है और के पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून का और शहबाज शरीफ साहब का यही शोहरत है कि इस दलदल से, इस महंगाई से आवाम को इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब और उसकी टीम और उसकी इत्तेहादी जमातें मिलके निकालेंगे। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन के लिए मैंने एक और प्रोग्राम में भी कहा था कि बेशक एहतजाज करे, एहतजाज जमहूरियत में होती है, लेकिन ये उस वक्त जब असम्बलियाँ मौजूद ना हो। इस वक्त नेशनल असम्बली मौजूद है, बाकी चारों सूबाई असम्बलियाँ मौजूद है। अपना जो भी मुद्दा हो वो बिल बेशक वह असम्बली में बयान करे। इस वक्त अगर आप रोडों पे आएंगे और तोड़ फोड़ की सियासत होगी, पकड़ दकड़ की सियासत होगी, तो ऑलरेडी मुल्क इस वक्त मीशत के हवाले से बहुत क्राइसिस में है और महंगाई, आवाम महंगाई की चक्की में फंस रहा है। अगर हम सब मिल के, चाहे जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हो और तमाम इदारे हो, सब मिल के सर जोड़ के इसके लिए काम करे, फिर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह साल 2 साल में पाकिस्तान इस दलदल से निकलेगा और आवाम सुख सांस लेगा। अच्छा, इसमें एक और बात है, बिलाशुबा आपने कहा कि ऑपोजिशन को भी देखना है, ऑपोजिशन के किरदार को भी देखना है, लेकिन जो केसेस जिस तरह के इस वक्त बने हुए हैं, इस वक्त की ऑपोजिशन जो कि ना होने के बराबर, जैसे मैंने कहा कि लगती है इस वक्त वो भी वही गिले करती हुई नजर आ रही है जब वो ऑपोजिशन में है। जिस वक्त आप ऑपोजिशन में थे वो हुकूमत में थे, जो आप गिले कर रहे थे कि जी फॉल्स केसेस बनाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल केसेस हैं। और तोशा खाना के मामले पे तो यकीनी तौर पे आपने खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट सुना होगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है 2-3 दफा के आपके, अपनी हुकूमत, अपनी जमात के, और उन्होंने कहा कि अगर तोशा खाना में किसी को गिरफ्तार करना है तो आइए सबसे पहले मुझे गिरफ्तार करें, क्योंकि तोशा खाना का वो समझते हैं कि मामला वो नहीं है। और अभी कल का स्टेटमेंट आया बुशरा बीबी के तर्जुमान का कि जी तोशा खाना का वो हार जिसके ऊपर सजा हुई है वो अभी भी हमारे पास है, जिसकी हमने कीमत दे के जो लिया है। तो इस ऐसी सूरत हाल में सवाल अगेन वही है कि अगर हुकूमत की अप्रोच जो है वो ऑपोजिशन को साथ मिलाने की नहीं हुई, और ये जो केसेस चल रहे हैं इसके खिलाफ अगेन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो बार बार बात हो रही है, उसमें जो है वो कोई कमी नहीं आई जो कि ऑपोजिशन को लग रहा है कि नहीं आ रही, तो क्या वाकई फिर ये जो तसादुम वाला मामला है ये इसी तरह से रहेगा? अनसर्टेनिटी हम देखेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, कहा जाता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आप ठीक फरमा रही है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो ये इसी तरह चलता रहेगा, बल्कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम अपोजिशन से कहते हैं कि असेंबली में आ जाए, रिफॉर्म्स करे, चाहे जुडिशरी रिफॉर्म्स हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो, चाहे इलेक्शन के हवाले से हो, कानून साजी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर हमारे दौर में जो जितने केसेस बने थे, यानी मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त इतनी कुर्बानियां दी कि हमारी पूरी मरकजी लीडरशिप जेलों में थी। मियां नवाज शरीफ साहब से लेके शहबाज शरीफ साहब और
कि मरियम नसीब सब केसेस बन रहे थे, लेकिन उस वक्त भी मुस्लिम लीग ने सब्र से उनका मुकाबला किया, न कोई भागा, न कोई किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न क्या किया। लेकिन नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग आज कह रहे तो केसेस तो अदालतों में है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेज है जिनकी नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट में आ जाए। ये जो जान जा पे खामियां है वो ठीक करें हम लोग। तो इंशाल्लाह जब सब मिलके और ये काम करेंगे तो आइंदा इस चीज का कोई भी अकमिया नहीं है कि सियासी केसेस बने या किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो जाए, बल्कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर्टिनेंट पॉइंट। मैं जाऊंगी जुनेद अकबर खान साहब की तरफ। जुनेद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी मेरा जी, जुनेद अकबर खान साहब, सवाल ये है कि तहरीके इंसाफ क्या नजरियाती पार्टी के बजाय शख्सी पार्टी रहती होती जा रही है? उसके मैं किस बुनियाद पे कह रही हूँ, अभी आपने सारे शॉट खुद सुने। फिर अगर अपने ही इंटरनली लोग जो है वो पार्टी के ऊपर तनकीद करेंगे और पार्टी के खिलाफ जाएंगे, जिस तरह से हमें नजर आ रहा है, तो और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहेंगे, तो फिर आपस में अगर इस तरह से गिरोह बन जाएंगे पार्टी सरबराह ना होने के वजह से, तो क्या ऐसी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि आपको तो अभी हुकूमत के खिलाफ, मतलब आप एक तरफ कहते हैं कि आपने जो है वो मुहाजराई करनी है, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन का किरदार अदा करना है, 25 करोड़ 24 करोड़ लोगों की आवाज बननी है जो हुकूमत के फैसले सही नहीं है उन पर नजर रखनी है। तो ये चीजें करने के बजाय अगर पार्टी अपने ही मसाइल के अंदर उलझी रहेगी तो फिर अवाम की बात कब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। मैडम, पहले तो अगर आप एक बंदे का जिसने पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन किया और उसको पीटीआई के से आप जुड़ रहे, तो मेरे ख्याल ये आप ज्यादती करें। इसकी जगह अगर आप राना सनाउल्लाह को लेते जो अभी भी पार्टी में है और अहम ओहदे पे है और जो वो बात करते, अगर उसको चलाती तो मेरा ख्याल अच्छी बात थी, क्योंकि पार्टी का मेंबर है। जावेद लतीफ साहब को लेते तो वो अगर चलाते, क्योंकि अभी वो पार्टी का मेंबर है, तो एक ऐसे शख्स की वीडियो और चला रहा है जिसका पार्टी को छोड़ के बुरे वक्त में चला गया है। सर, कतई माफी जुनेद साहब, कतई माफी कि अली जैदी साहब आपकी पार्टी के मेंबर नहीं है, क्योंकि खान साहब ने तो ये बात कैटेगोरिकली क्लियर की थी कि जो लोग दबाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो पार्टी का हिस्सा रहेंगे, मैं उनको वापस लूंगा। नहीं, बिल्कुल खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। जो उसको है उस मखसूस लोगों के लिए की थी जिसको प्रेशर वो उसके अच्छा, है। उसमें अली जैदी साहब नहीं आते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलीजीदी का पार्टी से आपने ये बात क्लियर कर दी ना। अलीजीदी को हम पार्टी में दोबारा लेंगे। दूसरी बात ये है कि मैडम, आपको है पहले पार्टी को तोड़ने की यहाँ पे कोशिश हुई थी। ये हमारी पार्टी है, ये जमहूरी पार्टी है, ये कोई आर्मी नहीं है। आर्मी में डिसिप्लिन होती है, यहाँ पर हर बंदे को इज़हार राय होती है। अलग बात है कि इज़हार राय हमें कहाँ करनी चाहिए, लेकिन ये इस बात को अगर आप इसको इख्तिलाफ डालेंगे, ये खान साहब की है। खान साहब जो फाइनल अथॉरिटी हुई है, वो जिसको वो फैसला करते हैं, सब उसको ऑन करता है। तो पार्टी में न कोई ऐसी इख्तिलाफ है, न कोई ऐसी शख्सियत है जो पार्टी को नुकसान। इससे पहले भी हमसे तकरीबन 160 जो है MNAs MPAs सिर्फ पंजाब में हमसे चले गए। पार्टी को कोई उस पर असर नहीं पड़ा। तो खान साहब की पार्टी, जिस तरह आपने फरमाया कि खान साहब जेल में है तो पार्टी का ग्राफ नीचे आ रहा है, पार्टी का ग्राफ नीचे नहीं आ रहा। पार्टी 2/3 में 11 सीट से इलेक्शन जीत की आ गई। ये अलग बात है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ग्राफ नीचे आ रहा है, मैंने कहा ग्राफ। जुनेद साहब एक मिनट, कतई माफी, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि ग्राफ नीचे आ रहा है। मैंने ये बिल्कुल कहा कि ग्राफ क्या नीचे आएगा इन बातों से जो हो रही है। सवाल आपने जो खतरा ज़ाहिर किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पीटीआई की ग्राफ मुसलसल बढ़ रही है। जैसे ही नए लोग रजिस्टर हो रहे हैं वो पीटीआई में आ रहे हैं। जो नए यूथ हमारे है 80-90% जो है वो पीटीआई में है। और मैं अपने भाई की बात, उसने बात की कि पार्टी को हमने मुल्क को बचाया। मुल्क को बचाया नहीं, मुल्क को डबोया आप लोगों ने। जब हमारी हुकूमत की तो 4.5% ग्रोथ थी। आपकी 2 साल हुकूमत आई तो 1 साल जो है 2% थी और 1 साल -1% तक पहुंची थी। हमारे टाइम में रिजर्व 17% थे। हमारे टाइम में ग्रोथ था। हमारे टाइम में जो है हेवी इंडस्ट्री आगे जा रही थी। हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे। आप लोगों ने उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 7 अरब रुपए आपके पास रिजर्व है, उसमें भी 2 अरब आपने अभी वापस करने हैं। 5 अरब रिजर्व जो है वो भी सऊदी और चीन से मांगे के पैसे आपके पास है। अभी मौजूदा बजट जो आ रहा है तो आपको 8,000 अरब रुपए की जरूरत है। 9,000 अरब रुपए आपके एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है।
जिसमें 60,000 अरब रुपए आपने जो है देने हैं जो है कर्ज और सूद के मद में। आपने जो है आईपीपीस के जो आप लोगों ने चोरी की है और आईपीपीस से जो तो 2,000 अरब रुपए आपने आईपीपीस को देने हैं। आपने 650 अरब रुपए तनख्वाह में और इसी तरह पेंशन में देने हैं। आपने जो है 5,500 अरब रुपए जो है आपने सूबों को देना है। तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि जब आप जमहूरी लोगों के को रास्ता रोकोगे और इस तरह जो है असेंबली में ऐसे लोग हैं जो पाम 45 में हारे हुए पाम 47 में आएंगे, तो इसी तरह की होगी। जब फैसले किसी और बंदे ने करने थे बेचारे, तो इसने अपने केसेस थे, उस पे केसेस थे, करप्शन की थी इन लोगों ने, तो अपने केसेस बचाने थे। और इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि यहाँ इक़्तिदार में आके जो है कमाई कर ले, पैसे कमाए और उसको वापस भेज दे। तो इसका न कोई मुल्क के साथ कोई इंटरेस्ट है, ना अवाम के साथ कोई इंटरेस्ट है, इसीलिए अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है। इसका क़ियादत जो है मियां नवाज शरीफ साहब एक औरत से जो जेल में पड़ी हुई है उससे बुरी तरह हारा हुआ है। तो इसकी ये लोगों ने इसको रिजेक्ट किया, इसकी सियासत खत्म है। ये इसी तरह इदारों के जरिए आएंगे और फिर जब इदारों के जरिए जो लोग आते हैं उसके पास इख्तियार नहीं होता। अभी मरियम साहिबा को हम सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि पंजाब में ट्रांसफर हुई थी, मुझे कोई इत्तेमाद में नहीं लेता। इसी तरह इनकी कैबिनेट बन गई ही, लेकिन किसी ने जो उसको लेके आए थे उसने कहा था कि नवाज शरीफ हमें काबिल कबूल नहीं है। तो नवाज शरीफ बेचारा जो है अपनी हुकूमत में है, वो घर से नहीं निकल सकता, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। इसका जो है इंटीरियर मिनिस्टर जो अहम पोजीशन है वो किसी और का ने उसको दिया है, इसका फाइनेंस मिनिस्टर किसी और ने दिया है। तो ये बेचारे क्या करेंगे? और 2/3 मेजॉरिटी में ये आती है, ये नवाज शरीफ पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून और इनकी के साथ ये बैठी हुई, ये 2/3 मेजॉरिटी में। और आपने कहा कि हमने पार्लियामेंट में रिक्विजिशन जमा की और पार्लियामेंट का इजलास बुलाया, लेकिन ये पहली दफा तारीख में पहली दफा हुआ है कि हुकूमत ने असेंबली से बाइकाट किया। उसने आपसे परसों जो हमने रिक्विजिशन असेंबली बुलाई थी तो इसने बाइकाट किया और ये बात गई, ये ना हमें पार्लियामेंट में पेश कर सकते हैं ना रोडों पे पेश कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला जितने दिन गुजरेंगे इसकी सियासत खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। पीटीआई इस मुल्क में जो है लोगों की उम्मीद खान से है और पीटीआई से है, और कोई ये गलतफहमी में न रहे। पीटीआई में खान का एक है और बाकी जो भी है XYZ खान की वजह से आए हैं। किसी ने इख्तिलाफ करना है या इत्तेफाक करना है तो खान जो फैसला करेगा वो इंशाल्लाह सबको वो फाइनल होगा। तो खान के जाने से पहले भी बहुत शख्सियत जो है पार्टी बड़े बड़े नाम थे जिसको इतनी बुरी तरह शिकस्त हो गई कि अपने यूनियन कौंसिल हार गए, अपने पोलिंग स्टेशन हार गए। तो किसी के जाने से किसी के आने से पीटीआई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया है, आपकी बहुत सारी चीज़ों पे बहुत वाज़े जो है स्टेटमेंट आ गई है। जुनैद अकबर खान साहब, जुल्फ़िकार अली बदर साहब की तरफ जाऊंगी। पीपल्स पार्टी हाथ छुड़ा रही है जुल्फ़िकार अली बदर साहब अभी से। अभी तो आगाज़ इश्क है जिसको कहते हैं, अभी तो हुकूमत बनी है और कादिर मंदू खैल साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नून लीग से इत्तेहाद ना करते तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। और ऐसी सूरत हाल में जो नाकामियाँ हो रही हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो आवाम पे बर्डन डाला जा रहा है, वो सिर्फ नून लीग पे तो नहीं जाएगा, पीपल्स पार्टी शरीके जुर्म होगी। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की सपोर्ट इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पीटीआई में से किसी दोनों पार्टियां जो ज्यादा सीटें जीती थी, किसी एक ने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ हुकूमत बनानी थी। तो पीपल्स पार्टी से जिस पार्टी ने सपोर्ट मांगी हमने उसको सपोर्ट किया, उन्होंने बनाया, हुकूमत बनाई। आज उन्हीं का वजीर आज़म है, उन्हीं की मर्जी के कैबिनेट मेंबर्स हैं, उन्हीं की पॉलिसी है, उन्हीं की स्ट्रेटेजी है, वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने में सपोर्ट किया है, लेकिन वो किसी भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं है। हम पार्लियामेंट में हमने वोट दिया, पर वोट देने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत जो चल रही है उसके हर किस्म की चीजों के हमें जहाँ पे कहीं पे कोई चीज खराब करेंगे, कोई मामला करेंगे, हम वहाँ पे आवाज उठाएंगे। तो लेकिन हमने ये पूरा राइट, पेट्रोल बढ़ गया 2 दफा 15 दिन के अंदर अंदर ही, आपने आवाज उठाई। देखिए, एक चीज आपको बताऊं, ये जो पेट्रोल की प्राइस है और ये गैस की और बिजली की प्राइसेस है, ये IMF के साथ जो हुआ है सर, ये जब तक बिजली सर पाकिस्तान की आवाम को IMF से कोई लेना देना नहीं है, वो आप लोग को जानते हैं। उन्होंने आपको इलेक्ट किया, वो IMF को इलेक्ट करके थोड़ी लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर। हमारी लीडरशिप ने 2013 में तापी गैस पाइपलाइन, ईरान गैस पाइपलाइन, सीपैक का प्रोजेक्ट किया था। हमारे बाद आने वाली हुकूमतों ने क्यों नहीं कंप्लीट किया?
अभी आसिफ अली जरदारी साहब के सदर बनने के बाद ईरान गैस पाइपलाइन का काम शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह ताला आप देखेगा कि लेस देन अ ईयर ये जो गैस पाइपलाइन से गैस आएगी, इससे हाउस होल्ड को और इंडस्ट्री को गैस जाने से आपकी गैस की, बिजली की प्राइसेस नीचे आएंगी, आपकी हाउस होल्ड को सस्ती गैस जाएगी, आपकी इंडस्ट्री को सस्ती गैस जाएगी, आपके एक्सपोर्टर को फायदा होगा, प्रोडक्ट कंपेटिटिव प्राइस में जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, आपकी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ेगी। ये सारा फायदा ये पीपल्स पार्टी काम करके गई है। अगर पीपल्स पार्टी के बाद में आने वाली हुकूमतों ने खान साहब भी रह के गए, इतना शोर मचाते थे, जो जर्मनी जापान की सरहद में लाते थे, 1 करोड़ नौकरियां देते थे, 50 लाख घर बनाते थे, क्यों नहीं बनाया? किसने उनको रोका था? क्यों नहीं किया गैस पाइपलाइन? क्यों नहीं चलाया सी पैक का रूट? क्यों नहीं फॉरेन रेमिटेंस आने दिया? वो तो पाकिस्तान के अंदर से 10-12 हजार अरब रुपया इकट्ठा करते थे, कहते थे कशकोल नहीं उठाऊंगा, और 8 महीने बाद घुटनों पे जाके बैठ के मुर्गा बना के IMF ने एग्रीमेंट साइन कराया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई। बातें करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल देखें कि इन्होंने किया क्या है। जितने कर्जे 70 साल के अंदर लिए, इन्होंने उतने कर्जे अपनी 4 साल की हुकूमत में लिए हैं। बात प्रैक्टिकल बात करें, जबानी कलामी ना करें। जब ये हुकूमत छोड़ के गए 10 अरब रुपए जो फॉरेन रिजर्व छोड़ के गए थे, आप बातें करते थे कि जी 18 बिलियन फॉरेन रिजर्व है। अब जब जाते हुए 10 अप्रैल 2022 को ये क्या फॉरेन रिजर्व थे? $10 बिलियन के, और इनकी एक्सपोर्ट भी नहीं थी, बाकी चीजें भी नहीं थी। भैया आप कुछ ना करते, आप सीपैक तो नेशनल इंटरेस्ट का मामला था ना, इससे किसी पार्टी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व आना था, क्यों नहीं किया? तापी गैस पाइपलाइन नेशनल इंटरेस्ट का मामला था, आपने क्यों नहीं किया? क्यों उस प्रोजेक्ट को आगे लेके नहीं चले? ईरान गैस पाइपलाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि आप यहूदियों के सरपरस्त थे, आप यहूदियों के वॉइसराय थे पाकिस्तान के अंदर, आप वेस्टर्न कौमों के, वेस्टर्न मुल्कों की सरपरस्ती के ऊपर आप पाकिस्तान के अंदर आए हुए थे, इसलिए आप ईरान गैस पाइपलाइन को आगे लेके नहीं चल रहे थे। आज भी अमेरिका कह रहा है कि जी ईरान गैस पाइपलाइन न लगाए, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा और हमें ये करना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान को एज ए सॉवरेन कंट्री, नेशनल इंटरेस्ट को हमें पहले देखना है, ना कि किसी मुल्क के इंटरेस्ट को देखे। अगर आज हम ईरान गैस पाइपलाइन नहीं लगाते, $18 बिलियन अमेरिका आके पे करेगा? नहीं, आपकी हमारी जेबों में से जाएगा, अवाम पीसेंगे। हुकूमतें तो आती है जाती है, लोग आते हैं जाते हैं, हमें तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए फायदा लेना है। हाँ, हमने PDM की हुकूमत में देखा, जब पीपल्स पार्टी कैबिनेट के अंदर बैठी हुई थी, ना हमारी बातों को इम्प्लीमेंट किया गया, ना हमारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया, ना हमें काम करने दिया गया। इस वजह से हमारी लीडरशिप ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये डिसाइड किया कि दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट, लेट देम रन द शो। तो उसके अंदर प्लस हो माइनस हो, जो भी चीज हो, तो लेट देम टेक द क्रेडिट और डिसक्रेडिट। उसके अंदर हमने सपोर्ट करना था, क्योंकि नंबर किसी भी पार्टी के पूरे नहीं थे और पीपल्स पार्टी के बगैर किसी की हुकूमत नहीं बनती थी। तो हमने पार्लिमानी निजाम को चलाने के लिए, जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए, इदारों को एक दूसरे के तनाव से बचाने के लिए, एक मुल्क के अंदर नया जो है वो प्रॉब्लम से बचाने के लिए कि नए इलेक्शन हुए, नया मामला चल रहा है, इसको चलाने के लिए पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया। हमारे तो मुखालिफ थे PMLN वाले, आइंदा भी इलेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ ही लड़ेंगे। लेकिन क्या है, हमारे लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम जो है, सबसे पहले हमने उनका इंटरेस्ट वॉच करना है। हमने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो बैठे हुए हैं, बातें करते हैं आइन की, कानून की, उनको चाहिए था कि ये आइन और कानून की बातें करते। जब 2018 में एक सिलेक्टेड हुकूमत बन के आई थी और उसी सिलेक्टेड हुकूमत के डिप्टी स्पीकर ने तहरीके अदम एतमाद की तहरीक को रद्द कर दिया था और स्पीकर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक नहीं होने दी थी। प्राइम मिनिस्टर ने असम्बलियां तोड़ दी थी ड्यूरिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर असम्बलियों की जो तोड़ने की एडवाइस है उस पर साइन कर दिया था। ये देखें किस किस्म के लोग हैं, इनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, आइन और कानून को मानते ही नहीं। बिलावल साहब
तो पिछली दफा भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ को कह चुके। और इसमें हुकूमत को चाहिए कि जिन लोगों पे आर्टिकल 5 लगता है लॉयल्टी टू द स्टेट, अगर लोगों ने नहीं की, दे आर नॉट लॉयल टू द स्टेट, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ताकि एक दफा ये तो गन साफ हो जाए कि कौन मुल्क के साथ है कौन नहीं। क्योंकि जितनी लीनियंसी शो करते जाएंगे और एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क में हर बंदा आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करता जाएगा। ये बहुत जरूरी है इसलिए इसको एड्रेस करना। ठीक है, मैंने यहाँ एक ब्रेक लेना है, इसको मैं मजीद आगे डिबेट को बढ़ाती हूँ। एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी जुल्फ़िकार अली बदर साहब के उसी पॉइंट से आगे बढ़ूंगी। जमाल शाह काकड़ साहब वापस आपकी तरफ आऊंगी। जमाल साहब, सवाल अगैन वही का वही है, वही बात हो रही है कि जी पार्लियामान का सेशन बुलाते हैं तो हुकूमत वॉकआउट कर जाती है, पहली दफ़ा हिस्ट्री में हो रहा है। रिक्वेजिशन दे रहे हैं, जुनैद अकबर खान साहब कह रहे हैं असेंबली में नहीं हो पा रहा है। आप चूँकि असेंबली में बैठे हैं और सारी चीज़ें हैं, विटनेस कर रहे हैं, खुद भी वहाँ पे बैठ के सारी चीज़ें, हुकूमत चला रहे हैं इनफैक्ट आप लोग, तो सवाल अब यही है इस सारी सूरत हाल में, ये जो फैसले अब होने हैं और जो हो रहे हैं इसमें जैसे कि अभी ऑपोजिशन पॉइंट आउट कर रही है कि जी फाइनेंस मिनिस्टर तक आपका नहीं है और वजीर दाखिला भी आपका नहीं है, फैसले तो कहीं और से ही हो रहे हैं, आप लोगों के फैसले आप लोग खुद करने के इस वक्त पोजीशन में नहीं है। तो क्या वाकई ऐसा है? और दूसरी बात, सबसे ऊपर बात अगैन यही है कि जब शिकायतें आती हैं इस तरह की, कि जैसे उन्होंने मरीम नवाज साहबा की बात की कि पता ही नहीं चल रहा था हुकूमत को कि ट्रांसफर पोस्टिंग कौन कर रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो फिर हुकूमत के ऑटो पे लगी हुई होती। सवाल अगैन वही होता है कि कौन चला रहा है, फैसले कौन कर रहा है, और इन फैसलों के पीछे जो लोग मशवरे दे रहे हैं क्या आया वो सही मशवरे हैं भी या नहीं। क्योंकि आवाम तक, मैं फिर दोबारा कहती हूँ कि निचले लेवल तक, आवाम तक जो है, लोअर लेवल तक उसके समरात नहीं पहुंच रहा है। जो अगर इनिशिएटिव्स आप ले भी रहे हैं, आप कह रहे हैं, फिर लोग ये कहते हैं कि क्या हमने ही कुर्बानी देनी है, कि हम पे, अभी मैं पेट्रोल के वॉक्स सुन रही थी अपने चैनल के, खुद आवाम लिटरली रो रही थी, लोग ये बोल रहे हैं कि क्या हम ही कुर्बानी देते रहेंगे, हम पे मजीद बटन डाल दिया, बिजली के पैसे भी आप अभी फिर बढ़ाने जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग कुर्बानी क्यों नहीं देते, फिर वजीर आजम खुद साइकिल पर आ जाएं, पार्लियामेंटेरियंस मोटरसाइकिल पर आ जाएं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के खर्चे और सारी चीजें हमारे इस मुल्क में है, जब अगर आवाम ने ही कुर्बानी देनी है तो। बहुत मेहरबानी। आपके सवाल से पहले हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त ने कुछ बातें की और कुछ हमारे अपोजिशन के दोस्त ने, तो पीपल्स पार्टी ने वाकई हुकूमत को सपोर्ट किया, लेकिन उसमें जो आईनी उहदे थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो भी पीपल्स पार्टी को मिला, सेनेट का चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी को मिला, 2 सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी को मिले, और असेंबली के फ्लोर पे भी इनकी पूरी लीडरशिप मौजूद है। ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है कि ये फैसलों में ऑनबोर्ड नहीं होंगे। मैं कहता हूँ हम इत्यादी है, आपस में जरूर इनसे भी मुशावरत होगी, इनसे भी हर चीज में, क्योंकि फ्लोर पे मैंने बिलावल साहब की तकरीर सुनी थी, जब जितने पॉइंट उसने आउट किए थे शहबाज शरीफ एक एक नोट करता रहा, और फिर इस वक्त प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हुए हैं। तो हम इत्यादी है, इंशाल्लाह मिल के इस मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। ये बात नहीं है कि बस सिर्फ काबीने में हम शामिल नहीं है, बाकी हम हर चीज से मुलज़िम हैं। तकरीबन आईनी गुद सारे उनके साथ है, असेंबली का फ्लोर में एक एक चीज का हम ख्याल करते हैं। दूसरी बात ये कि कल जो वॉकआउट हुआ था हुआ ये कि अपोजिशन वाले वहां पे कोई तकारीर, कोई तजवीज, कोई तरमीम, कोई चीज नहीं ला रहा है सिवाय शोर शराबा के, नारे के। कल पहली दफा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आई थी अल्प लेने के लिए, उन्होंने बहुत हद से ज्यादा नारेबाजी की, नहीं करना चाहिए था, अजीब अजीब अल्फाज थे। तो उसके रद्द-ए-अमल में कोरम का उन्होंने रखना था, क्योंकि उनको अपोजिशन के पास तो ये असेंबली का फ्लोर है, लेकिन उन्होंने जब से भी जब कोई सेशन होता है वो स्पीकर डेस्क के सामने इकट्ठे होता है और जिसके दिल में जो बात आए वो कर लेते हैं। मेरा तजवीज़ उस वक्त भी था कि असेंबली के फ्लोर पे आप दलील के साथ और तरामीम और जो जो आवाम के मसाइल है आप ले आए, वहाँ डिस्कस करें। तो वो बात होती नहीं। तो कल चूंकि ये वाकया हुआ था, इस वजह से तो वो कोरम टूट गई।
दूसरी बात, हमारे पोजिशन के दोस्त ने बात की कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपको पता होगा 2013 से 2018 तक पाकिस्तान में महंगाई क्या थी। चीनी 40 रुपए किलो था, पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, आटा की बोरी 100 की जी बोरी 3,000 3,500 की थी। इसी तरह सब कुछ जो रोजमर्रा की चीजें है बिल्कुल सस्ती थी और जीडीपी ग्रोथ भी सही था। और लेकिन फिर अचानक इस तरह हमारे मुल्क में वाकयात हो जाते हैं कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। उसके बाद फिर 2018 में हुकूमत आई। खान साहब ने इस कौम को बहुत जबरदस्त सबक दिखाया था। 1 करोड़ नौकरियां थी, 50 लाख घर थे और सब पासपोर्ट की इज्जत थी। बाहर से लोग आएंगे यहाँ पाकिस्तान नौकरियां लेने के लिए। लेकिन मैं आपको मैडम कहता हूँ कि आप मुस्लिम लीग नून की डेवलपमेंट निकाले, पीछे कुछ नहीं रह जाएगा। चाहे मोटरवेज का जाल हो, चाहे जो भी हो। और मैं तो बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है। बलूचिस्तान में जो काम हुआ है, फिर सीपीए की सूरत में जो काम हो रहा था, 2018 के बाद सब कुछ रुक गया। जमात शाह और कंगर वहीं साहब, से फतह कलामी माफी आपको याद है इलेक्शन में बिलावल साहब ने क्या कहा था? ये मैं पीटीआई की बात नहीं कर रही, मैं ये ऑपोजिशन की जमात क्या थी। बिलावल साहब के ऑन रिकॉर्ड अल्फाज हैं जो इस कानों में भी मुझे गूंज रहे हैं और याद आ रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो तनज़्ज़ुली है, जो उसकी तरक्की की रुकावट है, वो मियां नवाज शरीफ हैं। उनकी वजह से कभी भी बलूचिस्तान की हुकूमत में तरक्की नहीं कर सकता। ये कैटेगोरिकली बिलावल साहब ने कहा है और हर जगह आप खड़े होकर सुने, स्टेज पे कहा है। आप जी सुने, आप सुने, मैं बताता हूँ कि डीए खान से जोब, जोब से कोयटा, कोयटा से चमन, कोयटा से ग्वादर, कोयटा से कराची, जितना भी बड़ा मुसबा था हाईवेज का, मोटरवेज का, वो मियां साहब ने इफ्ताह किया था और कोयटा पैकेज दिया था। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान में जितने भी नाराज लोग थे, कौमपरस्त लोग थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने सबको सीने से लगाया, उनकी हौसला अफजाई की। 2013 में हमारी अक्सरियत होते हुए भी हमने डॉक्टर मालिक साहब को मौका दिया कि ये हुकूमत आप चलाए। पश्तूनख्वा मिली और पार्टी मोहम्मद खान अशरफी साहब की पार्टी को साथ मिलाया, तो अहम अहम उहदे उनको दिए गए। तो मियां साहब ने तो रोज अव्वल से बलूचिस्तान को बहुत सर, इस तरजीह दी बात और का बलूचिस्तान यकीन की। आप अपने साथियों को करें जो इत्तेहाद में आपके साथ बैठे हैं। उनको यकीन नहीं है पार्टी के चेयरमैन होते हुए। बिलावल साहब एक पार्टी के चेयरमैन है, फैसले करते हैं, बात करते हैं, उनकी बात का वजन होता है। उन्होंने तो बहुत कैटेगोरिकली बात की है। ये देखो देखो, वो अलग पार्टी है, नजरियाती तौर पे वो अलग पार्टी है, ग्राउंड में वो अलग पार्टी है। और जैसे हमारे दोस्त ने कहा था, कल भी हम एक दूसरे के मुखालिफ खड़ा होंगे, उसने अपनी नजर से ये बात की होगी। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, आप पता करें, वहाँ के कौमपरस्त पार्टियां, वहाँ के मजहब परस्त पार्टियां, नून ने शुरू से, चाहे अख्तर जान मैंगल साहब हो, चाहे डॉक्टर मालिक साहब, और जितनी भी हमारे नोटेबल्स वहाँ पे है, नवाब सरदार, तो मियां साहब ने तो घर घर सबके पास चले गए। और सीपीए के हवाले से फिर जो प्रोजेक्ट, चूंकि वो हुकूमत बीच में खत्म हुई, तो बलूचिस्तान के हवाले से मुस्लिम लीग से लोग वहाँ मुतमईन है। और इंशाल्लाह अब अगर ये हुकूमत आराम से 2 साल के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आवाम, महंगाई भी नीचे आ जाएगी और चीजें भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि मुस्लिम लीग की वजह शोहरत ये है कि वो ग्राउंड रियलिटी को देखता है, वो ग्राउंड पे काम देखता है, सिर्फ जमानी जमा खर्च नहीं करता है। तो आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक होगा। लेकिन सिर्फ ये है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी और हम और एमकेएम भी, तो हमने मिल के ये हुकूमत और ये सेटअप बनाया है, ये इतिहाद किया हुआ है। अलबत्ता ये ठीक है, पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मशावरत इंशाल्लाह उससे भी होगी और आईनी उहदे, खास खास उहदे सारे पीपल्स पार्टी के पास है। तो अगर अभी से हम लोग ये शुरू हो जाए कि नहीं मैं बरुल जमा होगा, वो नहीं होगा, तो इस तरह नहीं चलेगा। इंशाल्लाह मिल के ये दो पार्टियां, अगर ये मिल के भी न चला सके, फिर कौन आसमान से आएगा। और बल्कि मेरे शुरू में आपको कहा था कि भाई इस वक्त पाकिस्तान, चाहे अपोजिशन हो, चाहे जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हो, स्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, और बल्कि मीडिया के जो सीनियर लोग हो, मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान और आवाम को इस परेशानी से और इस जदल से निकाले, फिर कुछ बात बनेगी। अगर आप अभी से एक दूसरे पे तनकीद शुरू करें कि ये नाकाम है, ये होगा या नहीं होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो हुकूमत बनी है और
इस मुल्क को इस महंगाई से निजात दिलाने के लिए ये हुकूमत इंशाल्लाह ऐसे ऐसे फार्मूले देंगे कि आप खुद हैरान नहीं होगे। सर मेरा क्विकली एक और इसी पे ऐड ऑन कर ले मामला, सोना और डॉलर आज जो है वो बुलंद तरीन तारीख पे फिर पहुंच रहा है और यही केयर टेकर हुकूमत थी जिसमें ये सारी चीज़ों पे जो है क्रैकडाउन हो रहा था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इन सब चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई थी। अब सोना फिर आज जो है वो कहाँ 2 लाख आपकी हुकूमत आई है तो था और अभी आप देखिए 2.5 लाख तोला पे चला गया और इसी तरह से डॉलर भी आज फिर बढ़ा है, कल भी बढ़ा है और बढ़ते बढ़ते फिर दोबारा 300 की तरफ जो है वो रवा दवा है। जबकि आज आपको मालूम होगा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है 264वीं और उसमें ये बात कही गई है कि जी इस हवाले से ख़ास तौर पे कि जो स्मगलिंग है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उसके हवाले से मुकम्मल ताउन फराम कर रही है हुकूमत को हमारी अस्करी क़ुव्वत। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत के आने के बाद ये चीज़ें फिर रैपिडली तेज़ी की तरफ जा रही हैं। ये एक रात में सब कुछ नहीं होता। ये महंगाई तो 2018 से शुरू है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान और मईशत और महंगाई जिस मुकाम पे पहुंचा है, हम तो अभी 1 महीने से आए, हम उसको रोकथाम के लिए और उसको खत्म करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो महंगाई तो है, इसमें शक नहीं है, डॉलर ऊपर है, सोना ऊपर है, पेट्रोल ऊपर है। तो यही हालात है कि मैं कह रहा हूं कि सबको सोचना चाहिए मिलके या पाकिस्तान को इस तरह से निकालना चाहिए। ठीक है, मैं जुनैद अकबर खान साहब की तरफ आऊंगी। जुनैद साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जुनैद साहब सवाल है कि वो वॉकआउट की बात पे भी जवाब दे रहे हैं, हर चीज़ का वो बता रहे हैं कि इस तरह से हो रहा है, लेकिन और अब आज जो हम देखते हैं कि मैंने भी जैसे जिक्र किया और रेफरेंस दिया कॉन्फ्रेंस का भी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉलर और जो सोना जिस तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त सऊदी अरब का एक आला सतह का वफ्द भी यहाँ मौजूद है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से कह के गया है। अब के सऊदी वज़ीर ख़ारजा के ये रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट आ गया कि जी कह रहे हैं कि सरमायाकारी के मौके नई अप्रोच पसंद आई है जिससे इत्तेमाद मिला है। पता नहीं इसमें जो पुरानी अप्रोच है शायद वो उनको नहीं पता पसंद थी, अभी वाली की बात हो रही है। फिर ये वही वाले मामला है जिस पे माजी में भी कहा गया कि जी ताल्लुकात बार बार ये हुकूमत में जो जमातें बैठी यही कह रही थी कि ताल्लुकात जो है वो ख़राब हुए हैं, डिप्लोमेसी ख़राब हुई है, उसको हम नई सिरे से जो है बनाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अब आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी आइंदा आने वाले दिनों में, जैसे कि ये अभी तक जमाल शाह काकर साहब भी कह रहे हैं? नहीं जी मैडम, कोई अच्छी चीजें नजर आने को नहीं है और काकर साहब से मैं माजरत के साथ मेरे मोहतरम है, तो इसकी हुकूमत 1 महीने से नहीं 2 साल से इसकी हुकूमत है। पिछली भी हुकूमत काकर साहब की थी और ये जो आपने अभी जो कंपैरिजन दे रहे थे ना 2013 की, तो मेहरबानी करके जो हमारी हुकूमत थी बावजूद इसके कि कोरोना था और सारी दुनिया की मीशत नीचे जा रही थी, सारी दुनिया में महंगाई थी, तो जब हम जा रहे थे वो भी कंपैरिजन दे और आज की दिन की भी कंपैरिजन दे, डॉलर की रेट का दे, पेट्रोल का दे, चीनी का दे, तो वो वाली बात भी दे दे, तो कोई उम्मीद नहीं है। और बाकी जो जिस तरह जरदारी साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं जरदारी को जो घसीटूंगा, तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने तो जरदारी को नहीं घसीटा, अलबत्ता जरदारी उसको घसीट रहा है, कुछ फायदे ले रहा है। क्योंकि अभी मेरे भाई ने जो बात की, इस तरह की बात जाके जो है हम सियासी लोग हैं, हमने से बात करी, हमने एक दूसरे पे तनकीद करनी, जो यहूदियों की बात की, तो मैं इसी को मैं इसको जवाब देता हूँ कि आप लोगों की वजह से ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। आपके लीडर को 10% कह रहे थे, आपकी करप्शन की वजह से बिलावल जब से पैदा हुआ था ना, जो दूध उसने पिए थे वो भी करप्शन के पैसों से पिए थे ना। आप लोगों ने सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया और आप जो जमहूरियत की बात करें, किस मुंह से आपकी जमहूरियत की बात करते हैं? आपको याद है कि भुट्टो ने 3 जर्नलों के साथ काम किया, वो अयूब खान का बेटा था, उसको बेटा कहते थे। आप जो जमहूरियत की बात कर रहे थे 70 में, आपने जो है आप हारे थे और आपने जो है वो आपकी वजह से बांग्लादेश बन गया। जो जमहूरियत की बात कर रहे, आप जो जमहूरियत की बात कर रहे, अभी आसिफ भुट्टो जो आप भी मेरा भाई कह रहा था कि आप लोगों ने एहतजाज किया, हमने इसलिए एहतजाज किया कि सेंड में आपकी हुकूमत थी और आपने हमारे कैंडिडेट को अगवा किया और उसको जो है जबरदस्ती जो है असेंबली में बगैर मुकाबले के लेके आ गए। आप लोगों की सियासत से, आप जैसे जेबकतरे लोग जो सियासत में आके सियासत का बेड़ा तो आप लोगों ने कर किया, उनका बेड़ा तो आप लोगों ने कर लिया। और आप बात इस तरह करते, यूदी की बात करते, दलाइल पे बात करते, आप लोगों आपका काम ही आप सियासत की बात नहीं करते, आपका गुजारा इसी पे होता है क्योंकि आपकी रिजल्ट जो है सिर्फ सियासत से आती है। आप लोग जो है आपका लीडर छोड़,
आपकी एमिनेस को, आपकी सारी क़ियादत को, आपका गुजारा बगैर कमीशन के बगैर तो आप लोगों का गुजारा नहीं होता। तो ये किसी पे एहसान न करे। आपकी पार्टी की हमसे राबिता, मुझसे जाती राबिता हुआ, एमएनएस के साथ राबिता हुआ है कि आप हुकूमत बना ले, और हम आपके साथ, कि हमने कहा कि इन चोरों लुटेरों के साथ हमने हुकूमत नहीं बनाएंगे। पीपल पार्टी सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है और जरदारी इसको लीड करता है, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये माफिया है। आप जैसे करप्ट लोगों ने सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोगों की वजह से सियासत बदनाम हो गए, आप लोगों की वजह से पार्लियामेंट बदनाम हो गया। और आपकी क्या औकात है? आपकी बलूचिस्तान में आपको जो है एस्टेब्लिशमेंट में एक बंदा दिया, उसको आपने वजीर आला बना दिया। एस्टेब्लिशमेंट में आपको सिंध में एक बंदा जिसको आपको सीनेटर बना। आप जमहूरियत की बात करते, आपकी औकात क्या है कि आप जमहूरियत की बात करें? आप लोगों ने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया, सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर इसी तरह की बातें करते हो। यार टीवी पे आया करो तो कोई इंडिकेट सीखा करो। ये तरीका है कि आप उसको जमहूरी कहते। आपकी क्या, आपकी तो मजहब भी पता नहीं, कहाँ से आए हो, किस तरह के लोग हो, किस तरह न आपको मजहब है न कोई हैसियत है। आपको तो करप्शन, सियासत करते इस करप्शन कीजिए। इस तरह की बात न क्या करे। आपको कोई सीखा करे, या कोई टीवी में आते हो तो कोई, या और आप लोगों से नहीं दे खिलाए, यार कोई ढंग के बंदे को बुलाया करो। इस तरह के बंदे को आए तो जिसकी कोई औकात नहीं, इस तरह की बात करते हैं आप। जुल्फिकार अली जी, जुनेद अकबर खान साहब आपका पॉइंट आ गया है। जुल्फिकार अली बदर साहब आपकी तरफ आऊंगी, बस वाइंड अप की तरफ मैंने जाना है, 60 सेकंड्स है, मैं चाहूंगी वाइंड अप कर दें। जो बात हो रही है करप्शन की, और वो तो ये रिकॉर्ड के केसेस हैं पहले के, कि वही उसी पे बात होती है जो ऑपोजिशन हमेशा बात उठाती है, चाहे वो नून लीग फिर हो ऑपोजिशन में, या आज पीटीआई है, कि जो केसेस थे और जिस तरह से कहा जाता है कि जी करप्शन सारी हुई, सिंध के मामला सारे केसेस होते हैं हर दफ़ा, और फिर उसके बाद देखा जाता है तो ये इसी तरह से गम गुस्सा जो है वो नज़र आ रहा होता है। देखिए बात यह है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी रिसेंटली बात की है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड को रिकन्सिलिएशन करने की ज़रूरत है, आपस में डायलॉग के जरिए बातचीत करने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिधर हम इस किस्म की बात करते हैं और उस तरफ हमारे ये जो पॉलिटिकली इमेच्योर दोस्त हैं जो पीटीआई के अंदर एक हादसाती तौर पे आ गए हैं, जो बात करते हैं करप्शन की, ये तो इनको करप्शन का क्या पता है। जो इनका लीडर ज़कात और सदके के पैसे लेके खा गया है, वो केस तो पढ़ लें, जो फॉरेन फंडिंग के केस पढ़ लें, बात करें, ये सब्सटेंशियल बात करें। भाई क्यों नहीं किया आपने टापी गैस पाइपलाइन का, क्यों नहीं किया सीपैक का प्रोजेक्ट आगे, क्यों नहीं किया गैस का प्रोजेक्ट? किधर है वो 50 लाख नौकरियां, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां? प्रैक्टिकल बात है ही नहीं, पॉलिटिकली इमेच्योर है, आइन और कानून इन्होंने खिलवाड़ बनाया है। ये इनके ऊपर आर्टिकल 5 लगना चाहिए। करप्ट लीडर है, झूठ बोलता है, झूठ बोल के मुल्क को कौम को तबाह कर दिया। 30,000 करोड़ रुपया इन्होंने लोन ले लिया, प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया 4 सालों में। बताएं कि स्कूल नहीं उठाऊंगा, क्यों गए फिर IMF के पास 8 महीने के बाद? बात कहने की है इनके पास करप्शन, करप्शन और करप्शन। भाई हम तो सब्सटेंशियल बात कर रहे हैं, आप ये बात करते हैं पीपल्स पार्टी ने क्या जमहूरियत को किया क्या? अभी ये तो सियासत में पैदा नहीं हुए थे जब पीपल्स पार्टी के कारकुन, मेरे अपने वालिद ने कोड़े खाए, जेलें काटी 10-10, 11-11 साल। क्या ये बातें करते हैं? कहाँ से उठ के आ गए? पता नहीं कहाँ से इन लोगों को कौन सी एजेंसियों ने 2018 में लाके इलेक्शन जिताए। आज मुल्को कौम के ऊपर सवारी करके मुल्को कौम को तबाह करने चले हुए हैं। भाई अगर आपके अंदर कोई काबिलियत थी, अहलियत थी, ना आपके लीडर में थी ना आप में है, तो मुल्क के अंदर परफॉर्म करो ना, तो चीजों को बेहतर करो ना। पिच कॉल उठाते मुल्क के अंदर से 15,000 20,000 अरब रुपया इकट्ठा करते, ना IMF के पास जाते। एक ऐसा अफलातून और अरस्तू वजीर खजाना लेके आए जिसने पहले 8 महीने में मुल्क का पट्टा बिठा दिया, इकोनॉमी तबाह कर दी, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने जितने लोगों को लगाया बारी बारी उनको बुला के लगाते रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली साहब आपका, जुनेद अकबर खान साहब आपका, और जमाल शाह काकर साहब आपका, तीनों मज़ीद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है जी नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान बसफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।